Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Felix. So today we are going to start our chapter that is our environment. So this chapter is going to be very important for all of you because ये जो चैप्टर है वो आपका NTSC और आपके बोर्ड एग्जाम्स दोनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5 मार्क का क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर इससे पूछे जाते हैं। और एनटीएससी की अगर हम बात करें तो एनटीएससी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। दीज 2 चैप्टर्स मीन्स एक चैप्टर आपका 15 है और एक आपका चैप्टर 16 है। वो इन दोनों चैप्टर से आपका ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अवर इन्वायरमेंट फ्रॉम द वर्ड, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट का वर्ड, इस इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब होता क्या है। तो इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, that is substances, living beings and conditions that surround an organism and influence the same without becoming its part. So this is our environment. So in environment there are 2 things. It consists of 2 things, that is living things and non-living things, and we will be discussing both these things in detail in the chapter. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है आपका, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। उसके बाद एक टर्म है आपका इकोसिस्टम का, उसको स्टडी करेंगे इन डिटेल। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, और उसके एग्जांपल में हम एक ओजोन लेयर डिप्लीशन को स्टडी करेंगे। एंड एट लास्ट वी विल बी मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। सो ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप का मैंने ये टॉपिक क्रिएट किया है कि आखिर क्या होता है जब हम अपना वेस्ट इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं। सो वेस्ट जो होता है आर यूजलेस। ओके, वेस्ट आर यूजलेस, लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड मटेरियल्स। दीज आर सम ऑफ द डिस्कार्डेड मटेरियल्स एंड दे कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ गैशियस और से सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और से लिक्विड or say gas. So it can be either of solid or liquid or gas. So the waste we produce is majorly the food waste. The first is the food waste that we produce, or we can say it is a garbage. So it is a waste of vegetables and fruits that we use in our kitchen. So the peels of your vegetables, your fruits and slaughter houses, food canning, and these are some of the food wastes. So इसको हम एक किचन वेस्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हमारा है किचन वेस्ट, क्योंकि फूड वेस्ट आपका किचन से प्रोड्यूस होता है तो हम इसे ज़्यादातर फूड वेस्ट कहते हैं। वैसे हर कंडीशन में आपका फूड वेस्ट जो होता है वो किचन से प्रोड्यूस नहीं होता है, देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो, ठीक है, बट हम उसको डिनाई कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसलिए इसको कह रहे हैं किचन वेस्ट। मेजर पार्ट को हम देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट आपका होता है वेस्ट, वो होता है आपका ट्रैश एंड रबिश। तो ट्रैश एंड रबिश का मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन और टॉर्न कंपोनेंट्स लाइक पैकिंग केसेस, ब्रोकन क्रॉकरी, कैंस, डर्ट, एश और से ब्रोकन फर्नीचर। सो दिस इज द थिंग दैट इज ब्रोकन components. Then the third waste is our farm waste that we add into the environment, in our environment. So in farm waste we study about crop residue, dung and some other waste. So in farm waste we majorly talk about crop residues. Okay, so these are the 3 kinds of waste that we add to our environment. अब हम पढ़ेंगे 2 तरीके के सब्सटेंसेस की। अब जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ ये जो 3 तरीके के वेस्ट थे, लेकिन आपके 2 kinds, there are 2 kinds of
वेस्ट सब्सटेंसेस। तो जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि हम इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं। तो इन्वायरमेंट में ऐड करने का मतलब ये है कि आप उसको प्रोड्यूस तो कर रहे हो पर उसका मैनेजिंग ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये जो दो वेस्ट थे उनमें से कुछ तो वेस्ट जो होते हैं वो तो आपके अच्छी तरीके से मतलब हो जाते हैं मैनेज इन्वायरमेंट में, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कहते हैं। दैट आर द वेस्ट और द सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज फंजाई। तो बाय द एक्शंस ऑफ बैक्टीरियाज फंजाई ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, और जिसकी वजह से क्या होता है ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर हम कहें मैनेज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें आपका जो सनलाइट और जो टेम्परेचर है वो भी आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन वेस्ट को डिकम्पोज करने में। ठीक है, और जो एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है it has the ability to break down safely and relatively quickly by biological means into the raw materials of nature and disappear into the environment, so that so we can say that these are some of the best waste that we produced, क्योंकि इनको हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो जिनको हम मैनेज कर पा रहे हैं वो हमारे बेस्ट वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के वेस्ट के बारे में, जो कि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Yes. So non-biodegradable substances are those kind of substances that are not broken down by biological process। यानी कि अगर आप इसको बैक्टीरिया अर्थफॉर्म्स भी डाल दोगे तो भी ये डिकम्पोज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसकी भी फॉर्म्स होती है, इट कैन ऑल्सो आइदर बी सॉलिड लिक्विड और गैशियस। ठीक है, सो सब्सटेंसेस आर इनर्ट and simply persist in the environment for long time। अब आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक आपको पता है कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, और अगर आप आर्कटिक ओशन में जाएंगे या आप पैसिफिक ओशन में जाएंगे तो उसकी सी बेड में आपको बहुत सारे करोड़ टन में आपको प्लास्टिक मिलने वाला है। आपको प्लास्टिक बल्कि वो बहुत ईयर्स एगो का होगा, लेकिन वो अभी वहाँ पर परसिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दीज आर द सब्सटेंसेस विच कांट बी डिकम्पोजेस। ओके, एंड दीज आर द सम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट हार्म द इन्वायरमेंट। दीज आर सम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट हार्म द इन्वायरमेंट। तो सर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है जो कि आपका है प्लास्टिक का। सो ये जो था प्लास्टिक, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लास्टिक है। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है एक इंसेक्टिसाइड साइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एक और एग्जांपल होता है जो कि आपका मेटल में होता है, जो कि होता है मर्करी। और आपको पता है कि मर्करी का हम यूज थर्मोमीटर्स में भी करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट एल्यूमिनियम। क्या आपने कभी सोचा होगा कि एल्यूमिनियम एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? नहीं सोचा होगा ना, तो अब सोच लीजिए, पढ़ लीजिए कि एल्यूमिनियम क्या है, आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो इकोसिस्टम होता क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इकोलॉजिकल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट बायोटिक components and abiotic components and the physical environment both interacting and exchanging materials between them। इसका मतलब क्या है कि ecosystem is a place that is self contained। हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, हमने उसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया, वो अपनी सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है जिसमें कि आपकी बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके के यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अवेलेबल है। एंड दी इंट्रैक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंट्रैक्ट विथ ईच अदर, और जो इंट्रैक्शन होता है उनके बीच, उसी की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल है। ऑल्सो दे ऑल्सो एक्सचेंज मटीरियल्स बिटवीन दैम।
how they exchange materials between them. Some एग्जाम्पल दैट वी लेट अस टेक कि आपका फूड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो फूड जब वो प्लांट, हमें पता है कि फूड प्रोड्यूस करता है, तो फूड जब वो प्रोड्यूस करता है तो वो O2 जो कि होता है ऑक्सीजन, वो वेस्ट मटेरियल की तरह वो अपने प्लांट होता है वो छोड़ता है, और हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वो उनको इनहेल करते हैं. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं मटेरियल्स को एक दूसरे के बीच में, क्योंकि हम भी क्या है, इन इकोसिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, हम भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है. तो अब जो इकोसिस्टम है वो आपके बुक में तो नहीं दिया है शायद, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इकोसिस्टम जो होता है वो आपका 4 काइंड का होता है, 4 तरीके का होता है. सबसे पहले आपको होता है नेचुरल इकोसिस्टम. तो नेचुरल इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो आइए मैं आपको उसको समझा देती हूँ कि नेचुरल इकोसिस्टम होता क्या है. तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, नेचुरल इकोसिस्टम. तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है आपका, it is a ecosystem which developed in nature without human support. So it is the ecosystem which developed in nature without human support, यानी कि हमने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ना ही हमने इसको क्या कहते हैं, हम डिस्टर्ब किया इस इकोसिस्टम को, ठीक है. ये हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है. अब आपका होता है सेकेंड काइंड का जो होता है वो आपका होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या है, दिस इज द इकोसिस्टम विच अकर ओवर लैंड. दिस इज द इकोसिस्टम विच अकर ओवर लैंड. अच्छा, अब आप कहेंगे कि सारे इकोसिस्टम तो लैंड में ही होता है, ऐसा थोड़ा ना कोई आसमान में, तो ऐसा नहीं है. जो नेचुरल जो इकोसिस्टम होते हैं उनमें जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उसमें आपका एटमॉस्फेयर भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है. लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें एटमॉस्फेयर आपका इंक्लूडेड नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लैंड इंक्लूडेड है. लैंड इंक्लूडेड है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फॉरेस्ट, और आपका एग्जाम्पल होगा ग्रास लैंड, अनदर एग्जाम्पल इज डिजर्ट. तो ये आपको हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड काइंड ऑफ इकोसिस्टम की, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वाटिक इकोसिस्टम. अच्छा, एक्वाटिक मीन्स आप क्या समझते हैं, एक्वाटिक वर्ड से हम समझते हैं. एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, जब हम बात वाटर की कर रहे हो, वाटर बॉडीज की बात कर रहे हो, तो यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि फाउंड इन वाटर बॉडीज, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पॉन्ड्स, रिवर्स. तो अब इसमें पॉन्ड्स और रिवर्स में थोड़ा ना कोई लैंड वगैरह इंक्लूडेड है, तो ये हो गया आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, जो कि फाउंड इन वाटर बॉडीज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ काइंड ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज आर्टिफिशियल. अच्छा, आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एनटीएससी में, और एनएससी जीएस में भी जो होता है आपका एग्जाम, उसमें भी आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के. तो ये होता क्या है, दिस इज द इकोसिस्टम विच हैव बीन क्रिएटेड एंड आर मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स. तो दिस इज द इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड एंड maintained by humans, ठीक है. तो हमने ही इसको बनाया है, हमने इसको क्रिएट किया है, हम ही इसे मेंटेन कर रहे हैं. आप एक एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली का एक नेशनल पार्क है, ठीक है. दिल्ली में वैसे और भी बायोलॉजिकल सेंटर्स है, ठीक है, और भी गार्डन्स है. वो सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिनको हमने क्रिएट किया है, ठीक है. अच्छा, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इकोसिस्टम के टाइप्स, उसका डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में. अब
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई पता होना चाहिए हमें कि क्या स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि अबायोटिक कंपोनेंट्स भी और बायोटिक कंपोनेंट्स भी, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी अवेलेबल है। तो अगर हम लिविंग थिंग्स दैट इज बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपके सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स भी आपके 5 टाइप्स के होते हैं। वो 5 टाइप्स होते हैं आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। तो ये वर्ड्स आपको साइंस में भी पढ़ने, साइंस के साथ साथ आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए कि क्या होते हैं। तो हर्बीवोर्स आपके क्या होते हैं? अच्छा, आपने ये वर्ड पहले भी 6th क्लास में पढ़ रखा है और अब आप 12th क्लास में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं। These are the animals or organisms, we say organisms which eat or say consume plants। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कॉर्निवोर्स की। तो कॉर्निवोर्स जो होते हैं वो आपके प्लांट्स को कंज्यूम तो करते ही है, सॉरी प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते। कार्निवोर्स जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम्स हार्बीवोर्स, कंज्यूम्स हार्बीवोर्स। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्बीवोर्स को या फिर हम कहें एनिमल्स को कंज्यूम करती है, और ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को दैट आर प्लांट्स उनको कंज्यूम करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑमनीवर्स की। तो ऑमनीवर्स वो होते हैं जो कि कंज्यूम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने यहाँ पे कहा कि तो एनिमल्स को ईट कर रहे हैं, तो प्लांट्स को ईट करते हैं, लेकिन ऑमनीवर्स वो होते हैं जो दोनों को ईट कर रहे होते हैं, दोनों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। अच्छा, पैरासाइट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर्स है। दे आर some type of complicated consumers that are those organisms that live on ectoparasites or in endoparasites, that is the body of another organism, host from which it obtains its nutrients. Parasites of man includes fleas and lice। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। अच्छा, मैं इसको लिख देती हूँ अच्छी तरीके से यहाँ पर। तो अब मैं बात कर रही थी पैरासाइट्स की मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो पैरासाइट्स में ये क्या होते हैं, ये उनको मारते नहीं ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए, फीड करने के लिए, बल्कि ये क्या करते हैं, दे लिव ऑन another organism and feed without killing them। इनको बिना मारे अपना जो खाना है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है एंडो पैरासाइट्स, सेकेंड होता है आपका होता है एक्टोपैरासाइट, एंड सेकेंड इज आर एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, तो एंडोपैरासाइट्स आपकी कौन से पैरासाइट्स होते हैं? दे आर द पैरासाइट्स विच आर सम ऑफ द प्रोटोजोआ। इसके एग्जाम्पल्स हम लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टोपैरासाइट्स की। तो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं आपके फ्लीज एंड लाइस। अच्छा, ये FLEAS है, FLEAS। ठीक है, फ्लीज। तो ये जो होते हैं वो होस्ट होते हैं, होस्ट फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स। कुछ होस्ट ऑर्गेनिजम्स में ये को ये फीड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पैरासाइट्स। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। तो डीकम्पोजर्स आपके क्या होते हैं?
तो decomposers, they are the microorganisms. They are the microorganisms. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हीं को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. तो ये ये आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं. डेड एंड डिकेइंग मैटर का मतलब क्या है कि आप, फॉर एग्जाम्पल योर बॉडी, आफ्टर दैट योर बॉडी को, आपकी जो बॉडी है वो एनवायरनमेंट में क्या होगी, डिकम्पोज होगी. और कौन करेंगे इनको डिकम्पोज, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि आपके बॉडी को डिकम्पोज करेंगे. ठीक है. तो ये जो होते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन द complex organic substances into simple organic substances and that go into the soil and are used up once more by the plants. तो इसके एग्जाम्पल्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके बहुत तरीके के होते हैं. तो मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ इसके. फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये होते हैं आपके डिकम्पोजर्स. अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है आपका अबायोटिक कंपोनेंट. तो ये क्या, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? दीज आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट लाइक स्टोन, ठीक है, आपके सॉइल हो गया, आपका वाटर हो गया, ये दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है. तो आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर फूड चेन. तो फूड चेन क्या होता है? दिस इज द सीक्वेंस. This is a sequence of organisms through which energy is transferred in the form of food by the process of one organism consuming the other. तो इसमें क्या होता है? Let's say आपके पास एक प्लांट है, ठीक है. तो प्लांट को ईट कर लिया एक गॉट ने. तो गॉट ने ईट कर लिया यानी कि उसने उसको फीड कर लिया. उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर जितनी भी एनर्जी थी, अब वो किस पे ट्रांसफर हो गई? वो हो गई ट्रांसफर आपकी गॉड में. अब आप हैं, ठीक है, आप ओमनीवर है. तो आपने क्या किया? उस गॉड को ईट कर लिया, फीड कर लिया. तो उस गॉड के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो आप में आ गई, यानी कि अब ये ट्रांसफर हो गया गॉड से आपके अंदर. ठीक है. अब फिर जब आप आफ्टर दैट आपकी बॉडी का जो एनर्जी होगा वो कौन फीड करेगा? वो फीड करने वाले हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स. या तो फिर अगर आप जिंदा हैं तो भी आपके बॉडी पर जो पैरासाइट्स हैं, दैट आर सम लीज, आपके बालों में लीज होती है, ठीक है, और मॉस्किटोज, वो आपको फीड कर लेंगे. ठीक है, प्लाज्मोडियम. तो ये होता है एक चेन जिसमें एक सीक्वेंस में, एक लाइन में सारी चीज़ें चल रही है. यानी कि पहले, सबसे पहले प्लांट था, फिर आप गॉड आई, फिर आप आए, फिर ठीक है, फिर आपके डिकम्पोजर्स आए. तो ये एक लाइन में चल रही है. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं चेन. क्योंकि चेन कैसे होती है? चेन तो एक लाइन में ही होती है ना. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन. तो इसके 3 सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए, दैट आर फर्स्ट इज फूड रिलेशनशिप एंड इंट्रैक्शन अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स. यानी कि फूड चेन में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है और इंट्रैक्शन क्रिएट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में. सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब कोई दूसरा आकर किसी दूसरे को ईट कर रहा है तो क्या हो रहा है? उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो उसको कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. द थर्ड इज मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. अच्छा, मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये है कि इन एन इकोसिस्टम क्या होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ देयर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इसी वजह से हम फूड चेन को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो. अब आप कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या? तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले, तो आप घबराइएगा मत. ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. ये मैंने आपके लिए ट्राइंगल बनाया है जो कि आपके बुक में भी ड्रॉ है, कि ये जो ट्राइंगल है वो आपका शो कर रहा है आपके ट्रॉफिक लेवल्स को शो कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जिनका लेवल सबसे नीचे है वो है आपके प्रोड्यूसर्स. उसके बाद अगर हम लेवल अप करेंगे, जिस तरीके से गेम्स में भी होता है, पबजी में, फ्री फायर में, तो लेवल अप हुआ तो अब आपका आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, और थोड़ा लेवल अप किया तो हमने आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और अप किया तो हमारा आ गया टर्शरी कंज्यूमर्स. तो आप कहेंगे कि आपने ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर्स तो पढ़ा ही नहीं. तो ये होता क्या है? तो
सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आपके होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और से प्लांट्स जो कि आपके फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। अब ये क्या करते हैं, दे फिक्स्ड अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो क्या होता है आपका कि अच्छा मुझे सर्दी हो रखी है तो इसके लिए सो सॉरी। तो आगे हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। तो उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर्स ने फूड बनाया। अब कंज्यूमर्स की बारी आई कि उस फूड को फीड करेंगे। तो हार्बीवोर्स होते हैं जो कि सेकेंड लेवल में आते हैं, जो कि फीड करते हैं, फीड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर स्मॉल कार्निवर्स, ठीक है, या फिर हम इसको कार्निवर्स भी कह सकते हैं, जो कि इनको फीड करते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं। अब आप कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जिनको हम ओमनीवोर्स भी कहते हैं, ओमनीवोर्स। तो ये आपको पता है ओमनीवोर्स क्या होते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं आपके जो सबको ईट कर जाते हैं, ठीक है, सबको खा लिया उन्होंने, सबको एंड हो गया सबका। तो ये तो आपका था ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन आती है, तो उसको आप समझ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए क्या होती है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होती है, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ये थी आपके 1 मार्क की डेफिनेशन। आगे हम बात करते हैं फूड वेब की। तो फूड वेब क्या होता है, इट इज द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ अ नंबर ऑफ चेन्स फॉर्म्स अ वेब। अच्छा, मैंने अभी बात किया था कि फूड चेन क्या होता है, वो एक चेन होता है, लेकिन फूड वेब क्या होता है, जब हम बहुत सारे चेन्स को इस तरीके से एक साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, एक साथ इंटरलॉक करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आपका फूड वेब मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले प्रोड्यूसर दैट इज ग्रास है आपके पास, ठीक है। ग्रास का एक तो चेन ये चल रहा है, दूसरा चेन ये चल रहा है, ठीक है, इसका यहाँ से एक चेन चल रहा है, इसका भी खुद का 2 चेन चल रहे हैं। तो ये बहुत सारे फूड चेन्स एक साथ जब इंटरलॉक होती है तो हम उसको कहते हैं फूड वेब। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका कि ग्रास है, तो ग्रास को तीन लोग नहीं, वैसे तो बहुत सारे लोग फीड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 3 का, जैसे ग्रास हॉपर, रैबिट और माउस। तो इन तीनों ने फीड किया इस पर। अब इन तीनों के बीच चेन्स चलेंगे कि रैबिट को हॉक भी खाते, ठीक है, ग्रास हॉपर को लिजर्ड खाते, फिर लिजर्ड को हॉक खाते, और ग्रास हॉपर को डायरेक्ट भी हॉक खाते हैं। अच्छा, माउस की बात करें तो माउस को स्नेक ने खा लिया और माउस को डायरेक्ट हॉक ने भी खा लिया। तो ये हो गया आपका फूड वेब। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं फूड वेब की। तो जो सिग्निफिकेंस होती है फूड वेब की, वो होती है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम एंड बैलेंस इज नेसेसरी। तो बैलेंस इज नेसेसरी का मतलब क्या है, बैलेंस इज नेसेसरी का मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम में आपका बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने एग्जाम्पल ले लीजिए नेशनल पार्क एक दिल्ली में, उसमें अगर आप कभी विजिट करेंगे या अगर आपने किया है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर टाइगर्स की, लायंस की जो नंबर है वो बहुत कम है, लेकिन अगर हम बात करें डियर्स की, उनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ठीक तरीके से उन फीड नहीं हो, अगर ठीक तरीके से चेन क्रिएट ना हो, तो क्या होता है कि कुछ तो ऑर्गेनिज्म होती है जिनकी संख्या बढ़ती रहती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होती है जिनकी संख्या एकदम एक्सटिंक्ट हो जाती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, अगर हम एग्जांपल ले लो तो टाइगर आपका क्या हो रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है एक्सटिंक्ट, क्योंकि एक ठीक तरीके का फूड चेन क्रिएट नहीं हो पाया, और इसके लिए कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हम भी इनफैक्ट हम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब। अब हम बात करते हैं कि अब हम बोल रहे थे कि आपका एनर्जी फ्लो होता है आपके जब भी फूड चेन हो या फूड वेब हो, तो वो कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर ने आपका बनाया फूड, प्रोड्यूस किया आपके फूड को, प्रोड्यूसर था। लेट्स से दिस इज अ प्लांट। इसने क्या किया, इसने फूड को प्रोड्यूस किया। नाउ हाउ इट प्रोड्यूस द फूड, ही
capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy, and this chemical energy support all the activities of the living world. And from autotrophs they made the food. अब इन्होंने जब फूड बना लिया तो इनको क्या मिला, इनको मिला एनर्जी, दे क्रिएटेड द एनर्जी. अब कुछ आए आपके हॉर्बीवोर्स, उन्होंने फीड कर लिया, दे फीड ऑन दीज प्रोड्यूसर्स, दीज प्लांट्स. तो व्हेन दे फीड ऑन दीज प्लांट्स तो क्या हुआ, एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड. ठीक है, और जब एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो देयर इज अ एवरेज वैल्यू दैट इज 10%, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल. यानी कि जो एनर्जी नेक्स्ट लेवल में पहुंची होगी वो बस आपकी 10% एनर्जी होगी. अगर 100 है तो 100 का सिर्फ 10% आपका आगे गया होगा. अंडरस्टूड. अब इसी तरीके से अगर हम बात करें हार्बीवोर्स से आगे गया कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स में भी क्या हुआ, 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई. इसी तरीके से आपका यहाँ पर कार्निवोर्स से ओमनिवोर्स तक गया तो ओमनिवोर्स में भी 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई है. ठीक है, सो एक as little energy is available for the next level of consumers, food chain is generally consist of only 3 or 4 step. अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आता है कि why, मैं यहाँ पर लिखती हूँ why food chain has only 2-3 steps. हम देख रहे थे फूड चेन में 2 या 3 ही स्टेप थे. अच्छा, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लिटिल एनर्जी प्रेजेंट एंड रिमेन्स फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, अब इतनी लिटिल एनर्जी है तो इसी वजह से क्या होता है, आपके स्टेप्स भी कम होते हैं, वरना फिर लास्ट में जो आपका ऑर्गेनिज्म बचेगा उसके लिए तो कुछ एनर्जी रहेगी ही नहीं. इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि कुछ ही स्टेप होते हैं आपके क्या कहें हम, फूड चेन के. ठीक है, सो देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉफिक लेवल्स, जो कि मैंने आपको बताया कि लोअर ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं आपके इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो कम होती जाती है. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आप सभी को जानना था और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. सो व्हाट इज़ दिस? This is the phenomena through which the concentration of pollutants increases with increasing trophic level in food chain. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपके जो पॉल्यूटेंट्स है उनकी जो संख्या है वो भी इंक्रीज हो रही है, उनका जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है हर एक स्टेप पे. ठीक है, तो ये आप अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका प्लांट है, प्लांट को जब आपने फीड किया तो उसमें आप प्लांट को पूरा फीड नहीं करते, उसके साथ कुछ चीज़ें होती है जो कि आप वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह, अगर हम बात करें एप्पल को आप फीड करें तो आप क्या कहते हैं, एप्पल को पील, आप जो होता है एप्पल का पील उसको आप निकाल लेते हैं. ठीक है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं उसको भी यूज़ नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट को प्रोड्यूस किया. ठीक है, इसी तरीके से जब आप के ऊपर कोई पैरासाइट या डिकम्पोजर्स आपको जब फीड करेंगे तो क्या होगा, वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे. तो वेस्ट के जो नंबर होगा, जो परसेंटेज होगा वो बढ़ता जाएगा हर ट्रॉफिक लेवल में, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. आगे बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट. आखिर क्या एक्टिविटीज हो रही है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है. तो एक्टिविटीज तो हमने पढ़ ली कि हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ओजोन लेयर डिप्लीशन का. ओजोन का मतलब क्या होता है, ओजोन का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज O3, ये ब्रैकेट है. ठीक है, तो ओजोन लेयर डिक्लाइन हो रहा है, और जो सबसे पहला जो हमने ऑब्जर्व किया था ओजोन लेयर के डिप्लीशन का वो आपके स्प्रिंग टाइम में
स्प्रिंग सीजन में आपका ऑब्जर्व हुआ था, वो भी एंटार्क्टिका में ये होल ऑब्जर्व किया गया था 1985 में। अच्छा, अब ये होल होने का रीज़न है क्या, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का रीज़न है क्या? तो आप सभी इस रीजन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है CFC, यूजेस ऑफ CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो आपके रेफ्रिजरेटर्स में, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, और इसके साथ साथ कुछ मीथेन है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से आपका जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब आखिर ये डिप्लीशन हो क्यों रहा है? क्योंकि जो CFCs है, CH4 दैट इज मीथेन, N2 दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दे प्रोड्यूसेस एक्टिव क्लोरीन, जिसको हम कहते हैं Cl and ClO। these are the examples of एक्टिव क्लोरीन। तो ये जो एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी वजह से देखिए यहाँ मैंने रिएक्शन लिख रखा, क्या हो रहा है? उनकी वजह से हो रहा है कि आपका CFCl3 था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपकी HV हुई। HV का मतलब क्या होता है? क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सके कि HV का मतलब होता क्या है? थोड़ा सोचिए, आपने पढ़ रखा होगा। अच्छा, HV का मतलब होता है यूवी रेडिएशंस, प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो HV जब होता है तो क्या होता है, आपका ये जो CFCl3 था वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है CFCl2 प्लस Cl में, जिसकी वजह से Cl क्या हुआ, यहाँ पर एक एक्टिव क्लोरीन है। पॉइंट का मतलब ये एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ CFCl3 से, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब ये जो एक्टिव क्लोरीन है वो जब ओजोन से के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ClO, जो कि मैंने आपको कहा था फिर से एक एक्टिव क्लोरीन है, यहाँ मैंने पॉइंट भी लगा रखा है, वो प्रोड्यूस हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो ClO था एक्टिव क्लोरीन, वो जब वापस ऑक्सीजन के एक एटम से, एक मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट हुआ, तब आपका फिर से Cl बना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बार बार आपका एक एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, क्या क्या इसके इफेक्ट्स है ओजोन लेयर डिप्लीशन के? इसके इफेक्ट्स आप अगर हम ह्यूमन में बात करें तो वो हमें बहुत सारी डिजीजेज हो जाती है, जैसे कि कैटरेक्ट। अच्छा, कैटरेक्ट होता क्या है? कैटरेक्ट को हम हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, जिसमें आपकी एक झिल्ली आ जाती है आपके आंखों के बीच में, ठीक है। और तो और इसके साथ साथ कैंसर्स होते हैं, स्किन कैंसर ज़्यादातर होते हैं आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। अच्छा, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रहा था आपके यूवी रेडिएशन से, तो अब ये जो यूवी रेडिएशन से जो प्रोटेक्ट कर रहा था, अब वो प्रोटेक्शन हट गया, तो आपका यूवी रेडिएशन वापस से आपके अर्थ में आने लग गया। तो उस यूवी रेडिएशन से ही हम लोग को इतने ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं कि आपका न्यूक्लिक एसिड्स भी डैमेज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी जो प्रोसेस है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जा रहे हैं तो हमारा जो प्रोसेस था फूड वेब का, फूड चेन का, वो ख़राब हो रहा है, और तो और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही है इन्वायरमेंट में बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, कि हम इतना ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी अफेक्ट हो रहा है, तो आखिर हम ऐसा करें क्या कि हम गार्बेज को मैनेज कर सके? तो इसके लिए 2 पॉइंट्स हैं जो कि आज इन्वायरमेंट में आपके नेचर में हो रहा है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि सबसे पहला चेंज इन पैकेजिंग। चेंज इन पैकेजिंग का मतलब क्या है कि आपने जो पहले जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स थे उसका यूज़ जो है वो कम कर दिया है, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ जो है वो कम कर दिया है। आपकी गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, और बहुत सारे कंट्री की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए, स्टेप्स लिए। दूसरा आपका हो रहा है यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स, कि आप डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। राइट, अब आप जूट बैग्स को यूज़ कर रहे हैं, अब आप डिस्पोजेबल कैंस, डिस्पोजेबल पैकेजिंग मटेरियल्स, इन सबको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेस्ट डिस्पोजल के मोड्स। देयर आर 4 मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। यहाँ पर मैंने जो 4 मोड्स लिख रखे हैं उसमें सबसे पहला है आपका लैंडफिल्स। अच्छा, लैंडफिल्स का मतलब क्या होता है कि आपका वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, आपका वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ, अब आपको उसको डिस्पोज करना है, यानी कि उसको मैनेज करना है। तो आप क्या करते हैं, आपने लिया एक पिट लिया, एक गड्ढा खोद दिया ज़मीन में, उसमें आपने ये सारा का सारा कूड़ा डाल दिया। इस तरीके से मैंने सारा कूड़ा डाल दिया, तो जितना भी आपने गार्बेज में डाला है
उसको आपने गड्ढे में डाला है, यानी कि वो लैंड में डाला है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोसेस यूज हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंडफिल्स. दैट इज waste that are buried in urban areas in the land pit is called as landfills. The process is called as landfills. Now next is our composting. अच्छा, composting बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. composting ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें डाउट भी रहता है कि क्या है. तो जो मैन्योर और डोमेस्टिक वेस्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उनमें ट्रीज भी इंक्लूडेड होते हैं, तो उनको क्या होता है, हम कंपोस्ट कर रहे हैं. कंपोस्ट का मतलब क्या है, आपने बहुत सारे कंपोस्टिंग सेंटर्स भी होते हैं आजकल, तो आर्टिफिशियल कंपोस्टिंग सेंटर्स बनाए गए. वैसे आप क्या करते हैं कि आपने एक छोटा सा कोई भी कंटेनर लिया, उसमें आपने वो सारा डाल दिया, फिर उसको मिट्टी में दबा दिया, तो वो क्या हो गया, कंपोस्ट हो गया. या तो फिर आपने क्या किया, बहुत सारा आपने कूड़ा लिया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिया, ठीक है, उसमें आपने अर्थवॉर्म्स डाल दिया, अर्थवॉर्म्स, तो वो क्या करेंगे, उसको कंपोस्ट कर देंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग. अच्छा, अब बात करते हैं रिसाइकलिंग की. सो एक मेथड होता है 3R साइकिल, अब तो 5R साइकिल्स भी यूज हो रहे हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है रिसाइकिल का. तो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को रिसाइकिल कर रहे हैं. Some solids waste like plastic, metals, papers are recycled, and industrial wastes are treated in special plants and valuable waste are also recycled. So ये recycling का भी हम process use कर रहे हैं आज. And the fourth one that is very very important, that is incineration. तो ये word आपने I think पहली बार सुना होगा, incineration. तो ये होता क्या है, तो जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसाइन कर देते हैं. इसका मतलब क्या है कि हम उसको बर्न करते हैं. तो बर्न करने से क्या होता है, वो जो वेस्ट होता है वो हो जाता है रिड्यूस, वो वेस्ट रिड्यूस्ड हो जाता है. अब जब वो रिड्यूस हो गया तो हमारा क्या हुआ, इन्वायरमेंट में जो वेस्ट था वो थोड़ा सा मैनेज हो गया. तो ये होता है इंसिनरेशन. तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर. मैंने चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लिया है. इसमें मैंने आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है, ठीक है. अगर अभी आपको कोई इस चैप्टर में डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आया या कोई पॉइंट हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेरे कमेंट्स आप सभी के लिए खुले हैं, ओपन है, कभी भी आप पूछ सकते हैं. And if you like the video, so do subscribe, do like it, hit the like button and do subscribe the channel. Don't forget to press the bell icon so that you never miss the videos from StudyFlix, and also share it with your all friends so that they can also learn something from this video. Thank you.